दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मेरी मौजूदगी है। ग्वालियर भाग्य विधाता बन रहा है उन तमाम उम्मीदवारों का जो अपने लिए पूरी ताकत यहां पर लगाकर रखे हुए हैं। इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दोपहर 3 बजे तक मध्य प्रदेश में 60% वोटिंग हो चुकी है, जबकि छत्तीसगढ़ में दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा 55% का है। शहरी इलाकों में मध्य प्रदेश में कम वोटिंग देखी जा रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में बढ़ चढ़कर मतदाता इस वक्त निकल रहे हैं और अपने उम्मीदवारों का फैसला कर रहे हैं। जबरदस्त तरीके से महिला वोटर्स अपने घरों से निकलकर, और आपको बता दें थोड़ा ही सही लेकिन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत अभी तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसमें ज्यादा देखा जा रहा है। इस सब के बीच नेताओं के अपने अपने दावे शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसको निभाने के लिए मैं तैयार हूं। तो जिस ग्वालियर में मेरी मौजूदगी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तो सीएम की रेस में नहीं हूं। उधर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ जो छिंदवाड़ा से दोबारा विधानसभा में अपनी चुनावी किस्मत को लेकर मैदान में उतरे हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे पर शिवराज सरकार अब जा रही है। नेताओं के अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, लेकिन किसका होगा राज तिलक? मध्य प्रदेश के दंगल में किसका होगा मंगल? ये बड़ा सवाल इस वक्त कायम है। कुल मिलाकर स्थिति यही है। जगह जगह से हिंसा की खबरें भी सामने आई। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से लगातार उसको नियंत्रित करने की कोशिशें की गई, लेकिन अब तक का बड़ा मतदान प्रतिशत किस ओर इशारा कर रहा है? क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार की वापसी होगी या फिर कांग्रेस पार्टी बाजी मार ले जाएगी? महिला मतदाताओं का बड़ी तादाद में बाहर निकलना, ये क्या संकेत और संदेश दे रहा है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा सीधे हम ग्वालियर से करने वाले हैं दंगल में, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दो राज्य 300 सीटों के लिए फाइनल दंगल हुआ तो वीआईपी नेताओं की टोली सबसे पहले वोट डालने निकली। सुबह 10 बजे तक ज्यादातर नेताओं ने वोटिंग कर ली थी और जब जनता वोट डालने निकलने लगी तो नेताओं के बीच की तलखी जमीन पर दिखने लगी। नहीं भैया, नहीं जा सकते। इधर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को बूथ पर जाने से रोका गया तो उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब को भी बूथ पर जाने से रोक दिया गया। नेताओं के बीच तो रोका टोकी तक ही बात रही। कार्यकर्ताओं में लाठियों से लेकर बंदूकें तक चल गई। इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच लात घूंसे चले तो मुरैना में पत्थर से लेकर हवाई फायरिंग तक हो गई। भिंड में भी पथराव हुआ। हर जगह पुलिस को संयम से काम लेते हुए विवाद निपटाना पड़ा। मतदान के बीच उम्मीदवारों पर भी हमले हुए। कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस के उम्मीदवार के काफिले पर पथराव हुआ। राजनगर सीट के उम्मीदवार तो मतदाताओं के बीच कैमरा देखते ही रो पड़े। लेकिन इन सब के बीच मतदान के दिन मध्य प्रदेश से 3 बड़े बयान सामने आए। मैंने पहले से ही कहा है, मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। अगले मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री भी शिवराज सिंह चौहान ही भाजपा की तरफ से होंगे। जनता पार्टी तय करेगी, जनता और पार्टी। ये देखिए, नरोत्तम मिश्रा खुद जीत ले पहले, तब वो पाकिस्तान की बात करें। मध्य प्रदेश में कौन जीत रहा है ये फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण में बची हुई 70 सीटों पर वोटिंग हुई। यहाँ भी सीएम भूपेश बघेल से लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव तक सारे नेता सुबह सुबह पूजा पाठ के साथ वोट डालने पहुंचे। वोटिंग का रुझान देखकर सीएम भूपेश बघेल गदगद नजर आ रहे थे और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बघेल को ही अपना कप्तान बता रहे हैं और उनके बेटे सीएम पद पर अपने पिता की दावेदारी ठोक रहे हैं। यहाँ मामला एक तरफा है, किसी लड़ाई उड़ाई नहीं है। भूपेश बघेल आपके कप्तान है। वो हटाएगा क्या? तो कप्तान नहीं। आज सिटिंग सीएम है एंड उनकी टीम है, उनके वाइस कैप्टन है एंड पहले कोहली भी कैप्टन थे, फिर रोहित भी वाइस कैप्टन थे। वो चेंज हुआ, होता रहता है, एवरीथिंग हैपेंस। आई थिंक ही इज द मोस्ट डिजर्विंग। फिलहाल छत्तीसगढ़ की सत्ता का फैसला भी ईवीएम में दर्ज है। अब 3 दिसंबर का इंतजार है जब पता चलेगा कि सत्ता के सेमीफाइनल में चले दंगल का विजेता कौन है। आज तक
कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बड़ा सवाल बना हुआ है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक दावे अपने अपने, लेकिन किनके वायदों का असर होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाऊं, उनसे बातचीत करूं, लेकिन अभी तक का बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को हम पहुंचाते हैं। आपको बता दें, शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म हो चला है। शाम 5 बजे तक ये समय निर्धारित किया गया था। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर खत्म हो चला है। आपको ये भी बताते चले, पहला अपडेट यही है, 5 बजे छत्तीसगढ़ में वोटिंग बंद हो गई है और 1 घंटे के बाद 6 बजे मध्य प्रदेश में भी मतदान खत्म हो जाएगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार दोपहर 3 बजे तक एमपी में और खासकर भोपाल में, आपको बताते चले, भोपाल में कम मतदान की खबरें निकलकर सामने आ रही है, जबकि वहीं से सटा हुआ है बुधनी इलाका, मुख्यमंत्री का इलाका है, वहां से वो चुनावी मैदान में है। 67% वहां पर वोटिंग हुई है, लेकिन भोपाल में जो मतदाता है वो अपने घरों से बाहर उस तरीके से नहीं निकला है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ की है, जहां चुनावी नतीजों को लेकर आश्वस्त दिख रहे सीएम भूपेश बघेल की कुर्सी को डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के परिवार की ओर से चुनौती मिलने लगी है। टीएस सिंहदेव ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बेटे और बहू ने सीएम पद पर अपने पिता के लिए दावेदारी ठोक दी है। चौथी बड़ी खबर, सीएम पद को लेकर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नतीजे के बाद पार्टी जो भूमिका देगी उसे निभाने के लिए तैयार हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि वो सीएम की रेस में नहीं है। 5वीं बड़ी खबर यह है, मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, झाबुआ, इंदौर से लेकर छतरपुर तक हिंसा हुई है, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, सीधे आपके पास आते हुए, आप मौजूद हैं इस वक्त बुधनी में, जहां पर जबरदस्त तरीके से वोटिंग हुई है, लेकिन बात अगर उसी से बिल्कुल पास में 2.5 घंटे का रास्ता है भोपाल का, वहां की कर ले, तो वहां पर इतनी सुस्त रफ्तार मतदान की क्या संकेत करती है? देखिए चित्रा, ये वाकई डिकोड कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि आखिरकार वजह क्या है, क्योंकि राजधानी है ये मध्य प्रदेश की, और यहाँ पे बड़ी संख्या में जिस जगह पे कम मतदान हो रहा है, यहाँ पे ज्यादातर ये पूरा शहरी क्षेत्र है। भोपाल में जो 7 विधानसभा सीटें, उनमें से 6 तो शहरी क्षेत्र की विधानसभा सीटें हैं, सिवाय बैरसिया के। और आप देखिए, भोपाल से करीब 1.5 घंटे की दूरी पे बुधनी विधानसभा है, जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है। वहां पर 66% मतदान हुआ है 3 बजे तक। भोपाल में 45% हुआ है। लेकिन यहां पे भी गौर करने लायक बात यह है कि इसी भोपाल के ग्रामीण क्षेत्र वाली जो सीट है बैरसिया, वहां पर 52% मतदान हुआ है। यानी ये इतना तो तय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में फिलहाल लोग ज्यादा निकल रहे हैं मतदान करने के लिए बनिस्पत शहरी क्षेत्र के। क्योंकि अगर हम सीहोर जिले की भी बात करें तो सीहोर शहर में वजह क्या है? देखिए, सबसे ज्यादा शिकायतें अगर सरकार की किसी से होती है तो वो शहरी मतदाता होते हैं, वो वोकल होते हैं, खुलकर जो भी दिल में होता है उसका इजहार करते हैं। लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो फिर आप सोचिए, 66-67% बुधनी में है, और भोपाल आते आते वो प्रतिशत इतना ज्यादा डिप हो जाता है। जी वाकई चित्रा, ये हैरान करता है कि आखिरकार जो लोग खुल करके बोलते हैं अपने मुद्दों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के, और ग्रामीण क्षेत्रों से तो कहीं ज्यादा वो लोग अपनी बातों को सामने रखते हैं। उनके पास कई साधन भी होते हैं अपनी बातों को सामने रखने का। सोशल मीडिया भी एक साधन है, और तमाम दूसरे तरीके के साधन भी है जहां वो अपनी बात करते हैं। लोगों के पास, नेताओं के पास अप्रोच के हिसाब से भी देखा जाए तो उनकी पहुंच ज्यादा बेहतर होती है बनिस्बत ग्रामीण क्षेत्रों के। लेकिन इसके बावजूद ये जो तस्वीरें, थोड़ा सा भोपाल के बाशिंदे जो है उनके लिए चिंता की बात। मैं लौट रही हूँ आपके पास ये महत्वपूर्ण जानकारी रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता देते हुए। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक वोटिंग खत्म हो गई है। अब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री किस तरह से कांग्रेस पार्टी की जीत के दावे कर रहे हैं और क्या उनकी ओर से बयान सामने आ रहा है, सुबह हमारी संवाददाता उनसे बातचीत कर रही हैं, सुनते हैं। छत्तीसगढ़ में पोलिंग खत्म हो गए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के सुपर फ्रेंडली सीएम हमारे साथ 3 बार बात करने के बाद दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज तक के साथ लगातार जुड़ने के लिए। सर, मैंने देखा थ्रू आउट आपका जो डिमीनर था, आपका जो पूरा ऑरा था, वो बहुत पॉजिटिव, बहुत कंफर्टेबल आप लग रहे हैं, बहुत रिलैक्स्ड। आपने बार बार हमारे पास आकर आप बैठे, बहुत आराम से आपने चर्चा की। ये आत्मविश्वास कैसे सर, आपकी जो स्कीम्स है लोगों तक पहुंची, इसका आपको पूरा विश्वास है? देखिए, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, और 5 साल हम लोगों ने लगातार परिश्रम किया, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, और अधिकारी कर्मचारियों को भी हमने चैन से बैठने नहीं दिया। जो प्रोग्राम बनाए वो ग्राउंड में
वो एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है ये सब लोग देखते रहे। तो ये जो मेहनत है 5 साल जो किए हैं उसका प्रतिफल है, और इस कारण से लोगों के साथ मिलना जुलना और उस प्रकार से एक आत्मीय संबंध बनना, तो जो विश्वास है, जो आत्मविश्वास है, इसी कारण से आया कि हम 5 साल लगातार मेहनत करते रहे, जनता के बीच में रहे, इस कारण से आया। सर, कांग्रेस ने कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ाई की, बीजेपी भी कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ाई की, लेकिन एक धारणा यही बनी रही कि आप ही सीएम कैंडिडेट की तरह प्रोजेक्शन आपका दबी दबी आवाज में होता रहा। लेकिन आज टीएस सिंहदेव ने ये कहा कि कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ाई हो रही है, उन्होंने इस चीज पे एक एम्फेसिस किया, उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे सर? देखिए, एक बात तो है कि कलेक्टिव लीडरशिप है और उसमें ये भी कहा गया कि ये नेतृत्व भूपेश बघेल कर रहे हैं, ये तो हाईकमान ने कहा, हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी ने कहा, और आगे क्या होगा वो हाईकमान तय करेगा। हाईकमान तय करेगा सर, यही एक हमें हर बार आपके इंटरव्यू में हमें यही एक लाइन सुनने को मिली है कि हाईकमान तय करेगा कि कौन होगा आगे का मुख्यमंत्री। सर, आखिरी सवालों में से एक, हमेशा जैसे कि हमने देखा जो बीजेपी कॉन्सेंट्रेटेड था यहाँ पर काफी ज्यादा, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके लीडरशिप में नहीं लड़के पीएम मोदी का चेहरा जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था सेंट्रल लेवल से छोड़ के यहाँ पर आपसे लगातार उन्होंने आप ही पे अटैक किया, और बीजेपी जिस वे में कॉन्सेंट्रेटेड थी 7 बार उनका आना जाना, और अमित शाह जी कितने बार आए उसका तो काउंट ही नहीं है अब हमारे पास। तो आपको क्या लगता है ये जो सेंट्रल लीडरशिप आप पे बार बार इतना वो कर रही है, आपका ये जो प्रचंड आपका ये जो एक ओबीसी चेहरा और एक आप बहुत बड़े चेहरा बन गए देश में, उसकी वजह से है सर कि इसका कोई और भी कारण है? मैं प्रधानमंत्री की धन्यवाद दूंगा कि इतना ज्यादा गाली दें तो मेरा कद तो बढ़ा है। मैं प्रधानमंत्री जी जिसकी आलोचना करे उसका कद तो वैसे अपने आप बढ़ जाता है। गृह मंत्री जी चुनौती दे रहे हैं, मैं तो उसको चुनौती दी, आओ किस मंच में किस समय बहस करना है कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने उसको जवाब नहीं दिया। जितना वो तेज गेंद फेंके या गुगली फेंके हमने उसी अंदाज में बैटिंग भी की। सर, ईडी यहाँ पर लगातार बनी हुई थी और उन्होंने एक के बाद एक स्कैम्स निकालने की कोशिश की, आपको लगता है इसका जरा सा भी असर सेकंड फेज पे पड़ेगा? क्योंकि फर्स्ट फेज पे तो बिल्कुल नहीं पड़ा, आपको लगता है सेकंड फेज में लोगों को थोड़ा सा? बिल्कुल नहीं पड़ा, जितना वो लोग किए उसका नुकसान हुआ। सर, एक आखिरी सवाल, किस तरह से आप पूरे इलेक्शन को सम अप करेंगे? 2018 का इलेक्शन और 2023 का इलेक्शन आप किस तरह से सम अप करेंगे? पाटन में स्पेशली देखा गया है जब वोटर परसेंटेज 80% के पार होता है तो जीत आपकी ही होती है, और इस बार भी ऐसे ही रुझान समझ में आ रहे हैं, कैसे सम अप करेंगे सर? देखिए, उस समय भी हम लोगों ने जनता से मिलकर जनता के लिए संघर्ष किया था और जनता का विश्वास हम हासिल करने में सफल हुए, और इसी कारण से 68 सीट हम जीते थे। इस समय भूपेश बघेल के चेहरे पर 2018 में तो प्रचंड जीत हासिल की थी, कांग्रेस पार्टी ने रमन सिंह की 15 सालों की सरकार को हटा दिया था, लेकिन इस बार जो दावा वो कर रहे हैं उनके दावे में कितना दम दिखता है इसका फैसला जनता ने कर दिया है। छत्तीसगढ़ में वोटिंग समाप्त हो चुकी है, 90 सीटों के लिए मतदान अब पूरा हो चुका है। 3 तारीख को आएंगे नतीजे तो पता चलेगा छत्तीसगढ़ में किसका होने जा रहा है राज तिलक। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर आश्वस्त दिखते हुए, लेकिन टीएस सिंहदेव के परिवार की ओर से उनको चुनौती मिलने लगी है। टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री, उनकी फैमिली ने कहा है कि मुख्यमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा और विजन वाले नेता तो टीएस सिंहदेव ही हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अब दंगल में हम चर्चा करेंगे। ये जो वोटिंग पैटर्न है वो क्या बताता है, किसकी बनेगी सरकार, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश की? अगर हम बात करें 230 सीटों के लिए अगले 1 घंटे और बाकी है, एमपी में वोटिंग चल रही है, बढ़ चढ़ कर लोग कतारों में खड़े हुए हैं क्योंकि आखिरी 1 घंटे का यह मतदान है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है तहसीन पुनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रशीद किदवई जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह आज इन्होंने वोट भी डाला है मध्य प्रदेश में, चेहरे पर मुस्कान लिए। आशुतोष हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन के शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, छत्तीसगढ़ में मतदान समाप्त हो चुका है और बड़े आत्मविश्वास से लबरेज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोल रहे हैं अब की बार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। उनके बयान पर क्या कहेंगे आप? चित्रा जी, मुझे आश्चर्य है कि अभी वोटिंग पूरा नहीं हुआ, उसके पहले ही छत्तीसगढ़ के अंदर में मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई छिड़ गई। इससे आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई कोई आज की लड़ाई थोड़ी ना है। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में ये तो लड़ाई पिछले कई सालों से चल रही है, और इसके घात प्रतिघात जो है वो पूरे चुनाव के दौरान देखने को भी मिले। अंबिकापुर क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में जिस ढंग से वहां पर अभी पहले चरण में जो चुनाव हुआ है उसका ही यदि आप आकलन कर ले तो आपको स्पष्ट हो जाएगा
ये वो क्षेत्र था जिस क्षेत्र में हमें पिछली बार एक सीट भी नहीं मिले थे, लेकिन आज सारे सर्वे हो या जो भी हमारा जो फीडबैक है वो दिखला रहा है कि वहां पर, और स्वयं टीएस सिंहदेव ने माना है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है भाजपा के साथ में, जहां हमारी एक सीट नहीं थी। तो आप इससे समझ सकते हैं। और अभी अभी जो है आपने देखा टीएस सिंहदेव के परिवार से जो है फिर उसी तरह की बातें आनी क्रिएट हो गई। तो ये आज थोड़ी ना थी, ये तो अंदर हराने की भी कोशिश हुई पूरी तरह से। और वो चिड़ मैंने टीएस सिंहदेव जिन्होंने ये कहा कि मैं घोषणा पत्र समिति का चेयरमैन सब भी नहीं लूंगा, इसलिए नहीं बनूंगा, लोगों ने, आपके ही मीडिया के लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं लूंगा कि पिछली बार में था, और पिछली बार था तब एक भी वादे हमने पूरे नहीं किए। 17 वादे, 29 हमारे 39 वादे थे, 17 वादे पर तो हमने थोड़ा बहुत काम भी किया, 19 वादों को तो हमने छुआ भी नहीं। तो मैं किस मुंह से जनता के सामने जाऊंगा? इसलिए बोले मैं घोषणा पत्र समिति का चेयरमैन भी नहीं बनने वाला इस बार। ठीक है, तो ये तो हालत है वहां पर। भूपेश बघेल क्या है, कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि कुर्सी के लिए अंदरूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन कम से कम कुर्सी के लिए लड़ाई शुरू तो हो चुकी है। इससे एक आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। के शर्मा जी, आप आगे जवाब दीजिएगा इस पर। जी, ये चल रही थी, आप ये कह रहे हैं कि ये चल रही थी। आपके पास आते हुए तहसीन पुनावाला जी, अब ये किस्सा कुर्सी का जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ का है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में महिला वोटर्स का बड़ी तादाद में निकलना और मतदान करने के लिए जाना किसके लिए खतरे की घंटी है? तहसीन पुनावाला जी। चित्रा जी, थैंक यू, आपके शो में मुझे दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला। और मैं आपसे को बता दूं कि मध्य प्रदेश में तब्दीली आ रही है, जो मौजूदा हुकूमत है वो जा रही है, और कमलनाथ बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं 3 दिसंबर के बाद। तो जब मैं आज तक के स्टूडियो में होगा, प्लीज आप इंदौर से पोहा ले आना, हम पोहा पे सेलिब्रेट करेंगे। एटलीस्ट मैं करूंगा कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आ रही है। और ये देखिए, कांग्रेस के पास इतने सारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट्स है और भाजपा किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर पाता। वहां पे माननीय प्रधानमंत्री को आके कहना पड़ता है आप मेरे लिए वोट दीजिए, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री पद छोड़ के मुख्यमंत्री बनने वाले। तो जिनके पास मुख्यमंत्री ने हो वो दूसरों को कह रहे आपके पास इतने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है, डिसएडवांटेज है। ये तो एडवांटेज ही एडवांटेज हुआ कि इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, और आपकी यानी कि भाजपा की पार्टी टैलेंटलेस पार्टी है कि आपको माननीय प्रधानमंत्री पे निर्भर होना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में बड़ी तब्दीली आने वाली है। 72% वोटिंग क्रॉस होगा, ऑलरेडी 60% क्रॉस हो गया था, और एक बड़ी तब्दीली के बाद कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे 135 सीट्स प्लस। मैं शुरुआत से आपके शो पे कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, और 3 दिसंबर को मैं आपको बताऊंगा 135 प्लस कांग्रेस। ठीक है, कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश आपकी ओर से भी की जा रही है। अब किसके कॉन्फिडेंस में ज्यादा दम है, के शर्मा जी या फिर आपके? इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास आते हुए रशीद किदवई जी बोल लीजिए। के शर्मा जी आप बोल लीजिए, किदवई साहब उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। नहीं बोलिए। नहीं, मुझे हंसी आ रही है। एक राजनीतिक वो बैठे हैं विश्लेषक, वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इतने कांग्रेस के दावेदार हैं, यानी मुख्यमंत्री के 2 नाम के सिवाय तीसरा नाम बताइए ना, यदि बता दे तो मैं जानूं। अरे मेरे भाई, मैं वो छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था। के अलावा कोई तीसरा नाम नहीं ले पाएंगे। मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूं। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। और छत्तीसगढ़ में बता दीजिए 2 नाम के अलावा, छत्तीसगढ़ के 2 नाम के अलावा बता दें। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि बैठ के टीवी में बोलना, हम ये पूछते रहे, मैं पूछता रहा हूँ 2 महीने तक कि आप 2 नाम बताइए। एक दिग्विजय सिंह का भी नाम लोग, दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं। ठीक है, मैं लौटती हूँ मुद्दे पर। अभी वोटिंग जारी है, मध्य प्रदेश में वोटिंग जारी है, छत्तीसगढ़ में समापन हो चुका है, लेकिन मुद्दे पर लौटते हैं। ठीक है सर, ठीक है। चेहरा कौन होगा इसका जवाब आगे देना होगा, लेकिन उसके पहले मुद्दे पर लौट आते हैं। किदवई साहब आपके पास आते हुए। ठीक है सर, ज्यादा तू में नहीं, राजनीतिक पार्टियों के उलझेंगे, अभी वोटिंग चल रही है। रशीद किदवई जी आपके पास आते हुए, एक आंकड़ा है मेरे पास, भाजपा मध्य प्रदेश में, एक लाइन में बोल लीजिए। के शर्मा जी, मैं आपको आज तक के माध्यम से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप मध्य प्रदेश गए, 2 महीना आपने इतना काम किया और जाके पूछा कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन है। भाजपा का आपने कुछ किया नहीं। चित्रा जी, मैं आपके शो पे हमेशा कहता रहता, भाजपा वाले के पास कुछ अपना रिपोर्ट कार्ड ही नहीं, जैसे कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस।
सबसे ज्यादा प्रचार अगर कांग्रेस का कोई करता है भाजपा करती है, सबसे अधिक प्रचार। तो थैंक यू माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के शर्मा तक आप और प्रचार कीजिए, और प्रचार कीजिए। आपके मुंह में घी शक्कर, कांग्रेस की सरकार आ रही है। चित्रा जी और रशीद जी प्लीज पोहा ले आइए। आप पोहा नहीं, वोटिंग के आखिरी पौन घंटे बचे हुए हैं रशीद किदवई जी, अब आपके पास आते हुए। सरकार नहीं बन रही है। ठीक है सर, ठीक है। जलेबी की तरह बड़ी घुमावदार भी है यहाँ की जनता। जब आप उनके बीच जाएंगे तो खोलकर वो ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कई बार साइलेंट वोटर क्या कमाल कर जाता है। अब किसके पक्ष में वो कर रहा है मतदान, आखिरी पौन घंटे बचे हुए हैं। रशीद किदवई जी आपके पास आते हुए, एक डेटा है मेरे पास, बीजेपी मध्य प्रदेश में 12 एसटी और 10 एससी सीटों सहित 56 विधानसभा चुनावों में पिछले 3 चुनावों में नहीं हारी है, जबकि कांग्रेस के खाते में ऐसी 1 एससी और 3 एसटी समेत 10 सीटें हैं। और आज चूंकि सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो आदिवासी वोटों वाला राज्य है मध्य प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा उनकी बड़ी आबादी है। एक वो वोटर और दूसरा महिला वोटर। अभी तक का जो चुनावी पैटर्न है, जिस तरह से मतदान प्रतिशत आगे बढ़ा है, ये क्या संकेत कर रहा है रशीद किदवई जी? चित्रा, एक तो टिप्पणी में ये राजनीतिक दल के दोनों प्रतिनिधियों के बारे में करूंगा कि ये कहते हैं अपना रख पराया चक, मतलब दूसरे के कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसको लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। जैसे हमारे मित्र के शर्मा जी टिप्पणी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, और तहसीन जो है वो मध्य प्रदेश के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। दरअसल ये लीडरशिप के लिए क्राइसिस है कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे हो। मुख्यमंत्री का चुनाव तो एमएलए के जरिए होता है, लेकिन अब ये राजनीतिक दलों में बहुत दिनों से परंपरा चली आ रही है कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करता है। तो ये एक बात है, दोनों अलग अलग दूसरे पे हमले करते हैं, जबकि दोनों राजनीतिक दलों की स्थिति कमोबेश एक है। आपने जो चित्रा बात कही वो देखिए कांग्रेस के लिए बड़ा चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी मध्य प्रदेश में एक ऐसी 58-60 सीटें नहीं है जहां कांग्रेस कभी नहीं जीती, और उसका प्रदर्शन पिछले 3 चुनाव में बहुत ज्यादा खराब रहा। तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा मतलब 75 एक्स्ट्रा सीटें लानी पड़ेगी अगर वो भाजपा को परास्त करना चाहता है। उसके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है। जो ट्राइबल वोट्स की बात होती है, देखिए ट्राइबल वोट में प्रधानमंत्री ने काफी प्रभाव डालने की कोशिश करी, लेकिन हम जब मध्य प्रदेश में देखते हैं, और दोनों सरकारों का मैं कहूंगा, कांग्रेस और भाजपा सरकारों में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, मतलब जो आदिवासी महिलाओं के खिलाफ क्राइम बहुत ज्यादा रहा। चित्रा, आपको जान के हैरत होगी कि 83% लोग जो है जो महिलाओं के खिलाफ जो उन्होंने अपराध किए वो बच निकले। इसी तरीके से हर 1 लाख पे 60 मतलब क्राइम होता है आदिवासियों पे। तो ये एक तथ्य है जो बड़ा डिस्टर्बिंग है। मुझे लगता है इसका जनता जो है अपने कोशिश करेगी, जवाब देगी। महिला में दोनों तरफ के दावे बहुत है चित्रा, कोई इतने पैसे दे रहा है, उतने पैसे दे रहा है, लेकिन देखिए दान से बेहतर होता है कि आदमी आत्मनिर्भर हो। तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था जो है वो रेवड़ी बांटने के बजाय अगर महिलाओं को सशक्तिकरण पे काम करे, ये कि सीधे खाता चला जाए, वो एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात नहीं है, कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। लेकिन फिर मैं कहूंगा दोनों राजनीतिक दल वही कर रहे हैं। तो ये मोदी गारंटी और कमलनाथ गारंटी, बघेल गारंटी, इसमें जनता फंसी हुई है। बिल्कुल जनता फंसी हुई है, लेकिन यकीनन इसके जरिए चुनावी जीत भी सुनिश्चित की जाती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इसको फ्री की रेवड़ी कह लिया जाए या दूसरे शब्दों में यह कह लिया जाए कि जो कमजोर हैं उनको सशक्त बनाने की कोशिश, क्योंकि जब अपनी बात आती है तो फिर बीजेपी या कांग्रेस कहती है कि हम तो सशक्त बना रहे हैं, दूसरे पर उंगली उठाने की बात आती है तो कहा जाता है कि नहीं, ये तो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। अब आशुतोष जी आपके पास आते हुए, चूंकि अब तक का जो वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आया है दोपहर 3 बजे तक का, वो 60% से ज्यादा है। अभी शाम तक के आंकड़े भी निकलकर सामने आ जाएंगे, जो ये बताता है कि शहरी क्षेत्र में भले ही लोग कम तादाद में निकले हों, लेकिन ग्रामीण मतदाताओं ने भारी तादाद में निकलकर मतदान किया है। और बीते 4 अगर मैं आंकड़े सामने रखूं और इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछूं, 2003 में 67.25% वोट मिले थे, 2008 में आंकड़ा बढ़ता है 69.28% हो जाता है वोटिंग प्रतिशत का, 2013 में ये 72 को क्रॉस कर जाता है, और 2018 में जब यहां पर बीते 3 बार की बीजेपी सरकार को हटाकर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाती है, तो उस समय भी 2-2.5% वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, 74.97% हो जाता है। इस बार भी माना जा रहा है कि इन तमाम आंकड़ों को क्रॉस करते हुए इस बात का मत प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा। क्या इसके जरिए कोई संकेत समझे जा सकते हैं कि ज्यादा मत प्रतिशत किस पार्टी को फायदा या किसको नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, इसके 2 चीजें। पहली बात यह कि एक जमाना था जब लोग कहते थे कि अगर वोट प्रतिशत अगर बढ़ जाए तो फिर जो सरकार उस वक्त सत्ता में रहती है उसके खिलाफ एक तरीके से लोगों का गुस्सा है और वो निकलकर उनके खिलाफ जो है अपना मंतव्य जाहिर करना चाहती है।
लेकिन मैं इस थियरी में उतना मुझे यकीन नहीं होता, क्योंकि पिछले कई सालों से, बल्कि 3-4 चुनाव से अगर आप लगातार देखें तो जो मत प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता जा, लोगों का अंदर जागरूकता भी बढ़ती जा रही है। इलेक्शन कमीशन भी उनको लगातार आह्वान करता है कि आप आइए, अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। टेलीविजन चैनल भी उनको बुलाता है कि आप आइए, आप अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। इसलिए पूरे देश के अंदर जो मत प्रतिशत बढ़ा है वो पूरे देश के अंदर एक यूनिफॉर्म एक तरीके से। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, इसलिए वो अपने अपने जो उनके समर्थक है उनको वोट पोलिंग बूथ तक लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर मेरा शुरू से मानना था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति शुरू से कमजोर थी, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ये देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी ने ठीक ठाक तरीके से चुनाव को लड़ने की कोशिश की। और चूंकि बीजेपी के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है और साथ ही साथ उनका संगठन भी बहुत मजबूत रहता है, तो इसलिए भी वो आखिरी समय में चुनाव अच्छी तरीके से लड़ते हैं। अब यहाँ कांग्रेस पार्टी को देखना है कि क्या अपने मतों को, अपने समर्थकों को वो वाकई में अंतिम समय तक पोलिंग बूथ तक लेकर आ पाए या लेकर नहीं आ पाए। जहां तक गांव के अंदर मत प्रतिशत बढ़ने का है, तो गांव के अंदर जब जब मत प्रतिशत बढ़ेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बनना चाहिए, क्योंकि गांव के अंदर ज्यादा गरीबी होती है, ज्यादा बेरोजगारी है। अगर आप सीएमआई का डेटा उठाकर देख लें तो वो अगर निकल कर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने असंतोष को परिलक्षित करेंगे और इसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन ज्यादातर अब ये जो मुफ्त का ऐलान किया जाता है ग्रामीण इलाकों को वो ज्यादा प्रभावित करता है, और क्या उनको सशक्त करता है या फ्री की रेवड़ी देता है, इस पर नहीं जाते हुए, लेकिन क्या ज्यादातर फायदा उन लोगों को नहीं होता है? क्योंकि अगर लाडली बहना योजना में 1250 रुपए दिए जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की ओर से और ज्यादा महिलाएं बाहर निकल रही हैं, क्या इसको जोड़कर देखा जा सकता है? या फिर कांग्रेस के कमलनाथ का ज्यादा दावा सच निकलता है कि चुनाव है, इस वजह से इन्होंने फ्री की रेवड़ी का ऐलान कर दिया, हम तो अगले 5 सालों के लिए आप लोगों को मजबूत करेंगे? देखिए, ये जो फ्री की रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, ये देश की अर्थव्यवस्था को अंदर से बहुत कमजोर करता है। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को, महिलाओं को खुद आगे बढ़कर श्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, नौकरी के लिए जूझने के लिए आप उनको उत्साहित नहीं कर रहे हैं। आप जाहिर सी बात है, जब आप उनको पैसे देते हैं तो इसका मतलब ये कि आप उनको डिपेंडेंट बना रहे हैं। और जब भी कोई भी अर्थव्यवस्था या कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सरकार जब अपने लोगों को डिपेंडेंट बना देती है तो फिर ये लॉन्ग टर्म में ये देश की राजनीति के लिए बहुत खतरनाक है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, फरवरी के महीने में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है देश के विकास के लिए घातक है। और आज फिर वही प्रधानमंत्री, वही भारतीय जनता पार्टी, वही सरकार उसी तरीके से रेवड़ियां बांट रही जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल ने बांटा है। तो प्रधानमंत्री जी को भी सवाल का जवाब देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के सवाल का जवाब देना चाहिए कि भाई आप ये जो रेवड़ियां बांट रहे हैं, इससे आप देश का नुकसान कर रहे हैं या फिर देश को प्रगति के पथ पर आगे कर। आप 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक अगर आप खाना दे रहे हैं, इसका मतलब आप मान रहे हैं ना कि देश के अंदर 80 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पे, तभी तो आप उनको खाना दे रहे हैं। मैं के शर्मा जी से इसका जवाब ले लीजिए। के शर्मा जी, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उस पर जवाब दें आप। नहीं, उनको आज मुफ्त की रेवड़ी लग रही होगी, लेकिन जब ये खुद एक पार्टी में थे और मुफ्त का पूरा आम आदमी पार्टी जब वो चला रही थी तब इनको उसकी प्रशंसा करते गीत गा रहे थे, तो आज इनको ये लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे आज वो एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बात कर रहे हैं। खैर, मैं तो किदवई साहब की चित्रा, क्या मैं टिप्पणी कर सकता हूँ? किदवई साहब ने कहा कि यूपी मैंने सर नहीं, ठीक है, मैं बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं लौटूंगी आशुतोष जी आपके पास। ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी आदत है कि वो पर्सनल टिप्पणियां करने लगते हैं। इन लोगों को दरअसल ये किस शाखा में सिखाया गया है? ये पर्सनल टिप्पणी नहीं है, ये आपका नहीं, ये आपका बैकग्राउंड है सर, ये आपका बैकग्राउंड है। आप लोगों की और आप बैकग्राउंड में ये कर चुके हैं, बात करते हैं। हो सकता है परिवार वालों ने आप किसी तरीके से परवरिश की हो सकता है आपके परिवार वालों ने मुझे किस शाखा में सिखाया गया है इस पे मत आइए। आज आपकी वो बदल रही है, ठीक है, आप लोगों की यही गंदी आदत है। मैं अपनी बात आपको किस शाखा में सिखाया गया है आपकी आलोचना करिए, आप व्यक्तिगत टिप्पणी पर उतर आते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। नहीं, ये आपका काला अतीत आपके सामने ठीक है, आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं आएंगे क्या? आप किस शाखा में? व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं जाते हुए मुद्दे पर लौटते हैं। ठीक है, के शर्मा जी, ठीक है। ये लोग बदतमीजियां करते हैं दरअसल। मैं इतने केवल किदवई साहब को मैं एक बात कहना चाहता हूं मात्र कि किदवई साहब ने एक आकलन किया मध्य प्रदेश पर। उन्होंने कहा महिलाओं का ज्यादा वोटिंग होना इस बात को दर्शाता है क्योंकि वहां पर ट्राइबल पर बहुत अत्याचार हुए। लेकिन यही बात यदि मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बोलूं कि जिस ढंग से दंतेवाड़ा में
जो है 12 साल की बच्ची के साथ कितने बलात्कार की घटनाएं छत्तीसगढ़ के ट्राइबल इलाके में हुई, तो किदवई साहब की भाषा बदल जाएगी। वो कहेंगे नहीं साहब, यही बात है कि मैं राजस्थान के संदर्भ में कहूँ तो किदवई साहब की भाषा बदल कि नहीं साहब ऐसा नहीं है वहां पर, इसलिए महिलाओं का बड़े एक मिनट आप मुझे पूरा कर लेने दीजिए, तो तब ये नहीं कहेंगे कि ये महिलाएं बढ़ चढ़ के वोट दे रही है एंटी जा रहा। सच्चाई ये है चित्रा जी कि आज लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,32,00,000 मेरी बहनें जो हैं मध्य प्रदेश की वो लाभान्वित हैं और बाकायदा उनको किस्तें मिल चुकी हैं और वो अपने अपने स्वरोजगार में लगा चुकी हैं। 1,32,00,000 महिलाएं, और पिछली बार हमको केवल 2,72,00,000 महिला वोटर्स हैं। आंकड़ा ये बताता है 2,72,00,000 महिला वोटर्स हैं, उसमें से आधे को अगर आपने फायदा पहुंचा दिया है तो आधी आप लोगों के लिए मुश्किलें ना कर दे, ये भी तो हो सकता है ना के शर्मा जी। नहीं मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं अब ऐसा है चित्रा जी, मैं भी आंकड़ा आपको बताता हूं। 2,88,00,000 वहां पुरुष मतदाता हैं, 2,78,00,000 महिला मतदाता हैं, 29 लाख नए मतदाता हैं, 5,60,00,000 टोटल मतदाता है। मैं भी आंकड़ा आपको बता सकता हूं, लेकिन मैंने जो बात कहा कि आज जो खासकर जो लाभार्थी वर्ग है वो ग्रामीण क्षेत्रों का है, जहां आप सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत दिखा रही है। सबसे ज्यादा आपकी रिपोर्ट ही कह रही है कि सबसे ज्यादा वोट वहीं ग्रामीण क्षेत्र में पड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं निकलकर वोटिंग कर रही हैं और इसी बात के लिए कर रही हैं क्योंकि उनको जो लाभ में जो महिला सशक्तिकरण हुआ, जो उन लोगों को स्वरोजगार करने का मौका मिला, आज वो अपने इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रही है। मैं केवल 1,56,00,000 इसलिए आपको गिनाया कि पिछली बार हमको वहां टोटल मध्य प्रदेश में 1,56,00,000 मिले थे, जो कि कांग्रेस से 50,000 ज्यादा वोट थे। हम सीट में जरूर कम हुए लेकिन वोट में हम ज्यादा थे, 50,000। आप आज समझिए कि 1,32,00,000 केवल लाभार्थी हैं। यदि हमें इसलिए आज महिलाओं का इतना जो वोट आ रहा है, ये दिखा रहा है हमको कि भारतीय जनता पार्टी वहां मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है और महिला मतदाता और साथ में जिस ढंग के डेवलपमेंट के कार्य हुए, किसानों को जो 5,000 रुपए केंद्र लेकिन 6,000 टिप्पणी की थी के शर्मा जी ने, 6,000 ठीक है, जो है राज्य सरकार भी देती है, 12,000 रुपए उनको मिलते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोटिंग होना और महिलाओं का बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेना ये बताता है कि बीजेपी की बन रही है सरकार, वो दावा कर रहे हैं रशीद किदवई जी, और आप पर भी टिप्पणी की है, उस पर भी जवाब। जी देखिए चित्रा, बात साफ है। मैंने खुलेआम कहा, बात वही कह रहा हूँ कि जो आदिवासी लोग हैं उनपे जो है उनके खिलाफ, ये तो फैक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फिगर है, जो उनके खिलाफ जो अपराध के मामले हैं वो बहुत ज्यादा हैं और वो कांग्रेस के शासन में भी रहते हैं और भाजपा के शासन में भी है। तो लोग ये चाहेंगे कि महिलाओं पे जो अत्याचार है, जो अपराध के मामले हैं, उसमें कमी आए। 80% लोग जो है अपराध करके निकल के बच्चे निकल जाते हैं। ये कांग्रेस के शासन में भी होता है, भाजपा के शासन में भी होता है। मैं ये बात खुल के कह रहा हूँ शर्मा जी। दूसरी बात देखिए, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो देखिए आप ये भी देखिए चित्रा, जो बात हो रही है शेड्यूल ट्राइब की, जो 47 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, 2018 के चुनाव में 30 सीटें वहां कांग्रेस को मिली थी। तो ये बात जो वेलफेयरिज्म है या केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये 2018 में भी थी। शिवराज जी ने जन्म से मृत्यु को लेकर के जो 16 जो स्टेजेस होती हैं जीवन की, उसके हर एक के लिए उन्होंने स्कीम चला रखी है। हर बार वो लाते हैं, कोई कन्यादान स्कीम है, कोई बहुत सारी स्कीम है और सफल स्कीम है। लेकिन केवल स्कीम की बात नहीं होती है, राजनीति में बहुत से दूसरे भी फैक्टर होते हैं। बात आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा यह कि शिवराज जी क्या वो उस टीम में है, क्या वो नॉन प्लेइंग कैप्टन है, क्या वो 12th मैन है, इसी को लेके कोई बात साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। मैं अब सीधे तहसीन पूनावाला जी आपके पास आते थे। देखिए 2018 में आ रही हूँ शर्मा जी, एक बार उनकी भी बात हो जाए, ठीक है, तहसीन पूनावाला की भी बात हो जाए, उसके बाद ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा मैं पूछ लूंगी। लेकिन 2018 में तहसीन पूनावाला जी, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्टिंग के दौरान मैंने ये पाया था, चाहे व्यापम घोटाला का मामला हो, उसका बहुत ज्यादा असर था, सरकार के खिलाफ नाराजगी थी। चाहे मंदसौर में किसानों के ऊपर जो गोलीकांड हुआ था, उसको लेकर शिवराज सरकार से नाराजगी थी। सवर्णों के आरक्षण का मुद्दा भी बढ़ चढ़कर यहां पर उठा था। ये 3 मुद्दे मुझे आज भी याद हैं, अलग अलग हिस्सों में किस तरह से व्यापक पैमाने पर असर डाल रहे थे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 47,000 वोट ज्यादा मिले। ये अलग बात है कि आपको, कांग्रेस को 114 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली। लेकिन इस बार
वो कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है जिसके कारण शिवराज सरकार को हटाकर यहां पर कमलनाथ सरकार को बनाने का काम यहाँ की जनता की ओर से किया जाएगा? क्योंकि अब आधे घंटे और बाकी हैं वोटिंग में, मुझे लग रहा है कि इस बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। वो कौन से मुद्दे होंगे, क्योंकि कतारों में जो वोट देने वाले लोग हैं वो तो लगे हुए हैं, वो तो अभी देख नहीं रहे होंगे। कौन सा मुद्दा है जो लग रहा है कि कमाल कर जाएगा कमलनाथ के लिए? बेरोजगारी का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, और कोई भी डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। बीमारू स्टेट में आज भी मध्य प्रदेश है, और जो रिपोर्ट्स है सरकारी, केंद्र सरकार की रिपोर्ट वो बताती है कि मध्य प्रदेश का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो सबसे खराब रहा है। तो इन हिसाब से कमलनाथ जी के जो स्कीम है जो उन्होंने बताया है, खास करके कमलनाथ जी एक सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर एआई ले आएंगे, न्यू डिजिटल इंडस्ट्री ले आएंगे। इसके बारे में भाजपा को कुछ समझ में नहीं आती, बात ही नहीं कर पाती भाजपा इन चीजों पर। तो भाजपा आज मेन मुद्दा क्लिंचर क्या है, मिश्रा जी जो आज उन्होंने पाकिस्तान की बात की। देखिए, जब भाजपा पहुंचती है दाऊद, पाकिस्तान, उनके स्टेजेस होते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ चित्रा जी, 10 सेकंड देना। पहला उनका सबसे कम स्टेज होता है शशि थरूर। शशि थरूर मतलब बीजेपी थोड़ी सी तकलीफ में है। फिर आते रॉबर्ट वाड्रा, मतलब तकलीफ में आ रहे हैं। फिर उनको याद आता है दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान। जब पाकिस्तान पे पहुंच जाती है बीजेपी, मतलब बीजेपी पूरी तरह से चुनाव हार रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को जबरदस्ती ले आते। तो आज जब इन्होंने पाकिस्तान को ले आए मुद्दे इस चुनाव के अंदर, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट क्यों लेकर आ रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूं भाजपा के स्टेजेस है। अगर भाजपा शशि थरूर को लाते हैं थोड़ा सा चुनाव में गड़बड़ है, उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा को लाते हैं, अरे बाड्रा का लेना न देना वहां। अरे सर क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? इनके स्टेजेस है, ये स्टेजेस है अटैक करने के। फिर आ जाता है अगर दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान आ गया तो भाजपा पूरी तरह से चुनाव हार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे, उसके बाद अपने मेहमानों के पास में जाऊंगी। बड़ी खबर यह है, मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, और जो आंकड़े हैं 70.99% मतदान हुआ है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मध्य प्रदेश में शहरी जनता, खासतौर से भोपाल इलाके की जनता कम तादाद में निकली है, ग्रामीण क्षेत्रों की जनता बड़ी तादाद में निकली है। ये जो 70.99% वोटिंग की खबर सामने आई है, इसमें महिलाओं का प्रतिशत क्या ज्यादा रहता है, जैसा कि हमने दोपहर 3 बजे तक की स्थिति देखी थी, या फिर बराबरी पर रहता है या कम रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, जिसके जरिए कम से कम एक आकलन लगाया जा सकता है, अनुमान की किसकी बन सकती है सरकार, इस बारे में कोई बातचीत हो सकती है। आपको बताते चले 74.98% रहा था 2018 में, 74.98% रहा था 2018 में, लेकिन इस बार 5 बजे तक तकरीबन 71% वोट पड़ चुके हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि शाम 6 बजे तक जब फाइनल आंकड़ा सामने आएगा तो वो 2018 के रिकॉर्ड को तोड़ देगा? छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है 67.34% वोटिंग हुई है, 67.34% छत्तीसगढ़ से खबर निकलकर सामने आई है। के शर्मा जी, उनकी बातों पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। और वोटिंग प्रतिशत ऐसा लग रहा है कि 2018 के आंकड़े से थोड़ा इस बार ज्यादा रह सकता है। के शर्मा जी, चिंता की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि 2013 के मुकाबले 18 में 2% जब वोट बढ़े थे तो सरकार बदल गई। नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि यदि ये वोट परसेंटेज 75 के ऊपर भी जाए तो भी हमारी जीत और जो है मजबूती से होगी, क्योंकि जितना वहां वोट प्रतिशत यानी ज्यादा वोटिंग होगा, भारतीय जनता पार्टी को उतना लाभ होने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हम ये पहले से ही हमें लग रहा था, क्योंकि इस बार वोट प्रतिशत बढ़ेंगे, क्योंकि महिला वोटर्स बड़ी तादाद में निकल कर बाहर आई हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत होगा। लेकिन मैं अभी एक सुन रहा था कि यहाँ पर कुछ मुद्दे बताए जा रहे थे, ये मुद्दे तो वहां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नहीं बोल पा रहे हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से बैठ के बोल रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है, एक दिन भी इस पर कभी बात किया हो उन लोगों ने, सिवाय वहां कुर्ता फाड़ राजनीति, जो कि पूरे देश ने देखा कि किस जगह से, किस तरह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए, अपशब्द कहते हुए कुर्ता फाड़ राजनीति की बात करते रहे। और कोई वहां पर, अभी मैंने इनसे पूछा कि 2 से तीसरा नाम बता दो, तीसरा नाम नहीं बता पा रहे यहाँ पर। आज वहां पर हालात ये हो गए थे कि राहुल गांधी को मना करना पड़ा कि मत आइए यहाँ रैली करने के लिए, और वो गए भी नहीं बाद में। तो आज ये स्थिति वहां पर बनी हुई है। कांग्रेस का एक नेता वहां पर कमलनाथ सभा नहीं कर पा रहे हैं, 8 दिन छिंदवाड़ा में बिताना पड़ा है अपनी सीट बचाने के लिए कमलनाथ को। 5 दिन आप तो स्वयं चित्रा जी घूमी, आपको तो जानकारी भी होगी, 5 दिन पहले और दीपावली के बाद वो कमलनाथ दूसरी क्षेत्र में निकल तक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी सीट फंसी दिख रही है।
तो मैं आज ये कह रहा हूं कि वहां पर जो यही यहाँ पर बैठ के गा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, ऐसे कहानी वैसी कहानी, मुझे आश्चर्य हो रहा है। ये तो पूरे मध्य प्रदेश की आधे कांग्रेस के नेता नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कोई मुद्दा कांग्रेस स्टैंड ही नहीं कर पाई वहां पर, सिवाय हमारे डेवलपमेंट, महिला सशक्तिकरण, किसानों के लिए जो काम हुआ, जो सिंचाई का रकबा वहां पर बढ़ा, जिस ढंग से किसानों का वहां पर मदद किया है सरकार ने, शिवराज सरकार ने, आज उनको 12,000 रुपए जो मिल रहे हैं, जो स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि हुई है। चित्रा जी, अगर मन की बात हो गई तो मुद्दों में ही तहसीन पूनावाला जी, लेकिन महिलाओं के मद्देनजर आपको आखिरी वक्त में घोषणाएं तो करनी पड़ी ना, छत्तीसगढ़ में भी 15,000 रुपए हर साल देने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी यहाँ पर कर रही है तो कांग्रेस उससे पीछे है। देखा देखी ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को मात देने की कोशिश लगी हुई है दोनों ही पार्टियों के भीतर। चित्रा जी, मैंने हमेशा सुना है कि जो मन की बात होती है वो लंबी और खोखली होती है, काम की बात शॉर्ट और सटीक होती है। तो मैं काम की बात करूंगा। कल ही मेरे कमलनाथ जी से बात हुई, भोपाल में थे, आज छिंदवाड़ा गए वोटिंग के लिए। सबसे पहली बात कल की बात है, कल सुबह मेरी बात हुई। तो ये कौन से कहाँ की बात करें मुझे नहीं पता। दूसरी बात, बिल्कुल पाकिस्तान, दाऊद इब्राहिम, कोई भी टॉपिक पर कांग्रेस नहीं गया है। मैं खुद रोज कमलनाथ जी से बात करता हूँ, क्यों जाए इनके मुद्दों पर, क्यों खेले? पाकिस्तान, हिजाब, पैलेस्टाइन, ये मुद्दे ही नहीं। मध्य प्रदेश के मुद्दे उस पर कांग्रेस सटीक रहा है। कांग्रेस ने अर्जुन की तीर की तरह उसको मारा है और उस पर कांग्रेस जीत रही है। के एक विधायक के सभा में फिलिस्तीन के मुद्दे पर 2 मिनट का मौन रखा गया, इजराइल का मुद्दा लेकर आया गया। तो ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी कम है। तहसीन पूनावाला जी, उसको कहा गया है नहीं करना है क्योंकि कोई भी पोलराइजेशन नहीं चाहिए। तीसरी बात, और इससे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। देखिए, कांग्रेस ने 5, 6, 7 गारंटीज हर स्टेट में दे दी है। ये गारंटीज जो है कांग्रेस की गारंटीज है और कांग्रेस ये चुनाव गारंटीज पे जीत रही है। गारंटीज वेलफेयरिज्म पर है। कांग्रेस वेलफेयरिज्म में मानती है। भाजपा कह दे कि गलत है और भाजपा वेलफेयरिज्म कह दे कि नहीं। जो चीज को भाजपा रेवड़ी कहती है खुद करती है, कांग्रेस वेलफेयर में मानती है। ये एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट बना रहेगा। इसका मतलब है मेरिट पे लोगों पे नौकरी मिलेगी, लोगों को सत्ता मिलेगी। जब अपनी बात हो तो फिर वो कल्याणकारी योजनाएं हो जाती हैं, जब वो दूसरों की बात हो तो फ्री की रेवड़ी हो जाती है। अब बीजेपी कांग्रेस के नेता आपस में मिल बैठकर तय कर लें कि फ्री में अगर जो चीजें दी जाती हैं वो कल्याणकारी है, लोगों के कल्याण के लिए है, या फिर मुफ्त की वो रेवड़ी है। लेकिन इन सब से इतर जाते हुए आपको बताते चले, मध्य प्रदेश की जनता ने, खासतौर से ग्रामीण अंचलों की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। यही कारण है कि शाम 5 बजे तक का आंकड़ा 71% का है, यानी कि 70.99% का। जबकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर 67.34% मतदान हुआ है। अब इसका किसके लिए ज्यादा पड़ेगा असर? क्या बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी? 2003 से ही 1.5 सालों को 2018 की छोड़ दे तो लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान 2005 से मुख्यमंत्री। क्या उनके दावे में दम दिखता है? बीजेपी वापसी करेगी या फिर कांग्रेस पार्टी बाजी मार ले जाएगी? छत्तीसगढ़ में आगे क्या होगा? भूपेश बघेल जो सरकार में प्रचंड तरीके से वापसी का दावा कर रहे हैं, या फिर बीजेपी जो दावा कर रही है सरकार बनाने का, उसमें दम है? इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। दंगल में इसी के साथ ग्वालियर से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।